एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 इसको अमेंड किया गया था EIA के नोटिफिकेशन 2009 से। बेसिकली इसमें जो अमेंडमेंट आया, जो इम्पोर्टेंट चेंज आया था, वो इसकी कैटेगरीज को चेंज किया गया था। उसी में बेसिकली इसका चेंज आया था। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी थी इनको डिवाइड किया गया था, जिसके बेसिस पे एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट हुआ था उस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ की कैटेगरीज को डिवाइड किया था। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, कैटेगरी बी को हम लोगों ने कैटेगरी ए में ट्रीट करने का डिसीजन लिया था। कब लिया था, उसके पीछे एक क्लॉज है जो ध्यान से सुनना है। हुआ ये था कि अगर कैटेगरी बी को हम लोगों ने बोला था कि वो विद इन 10 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द बाउंड्री, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री है, और वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, और क्रिटिकली वो एरिया पोल्यूटेड नहीं है। पोल्यूटेड नहीं है, ये बात किसने बोली? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, वो टाइम टू टाइम अगर ये हम लोगों को नोटिफिकेशन दे रहे हैं, या फिर जो इको सेंसिटिव एरिया है जो कि हम लोग के सेक्शन 3 में नोटिफाई किया गया है, सेक्शन 3 किसका? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, या फिर इंटर स्टेट बाउंड्रीज या इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो कैटेगरी बी को हम लोग कैटेगरी ए में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले कैटेगरी ए कैटेगरी बी को हम लोगों ने डिस्टिंक्ट किया था, लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट आया था उसमें हम लोगों ने बोला था कैटेगरी बी को इस वजह से हम लोग कैटेगरी ए में ट्रीट कर सकते हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम लोगों ने CLND के नाम से भी जाना है। बेसिकली इसको बनाने के पीछे कारण क्या था? बनाने के पीछे कारण ये था कि जो भी न्यूक्लियर इंसिडेंट होते हैं या न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, उससे जो डैमेज होता है उसको कौन रेगुलराइज करेगा, राइट? तो इस वजह से इस एक्ट को बनाया गया ताकि हम इनको रेगुलराइज कर सकें। अगर एनवायरमेंटल लॉ के बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो इसमें सिर्फ तीन प्रिंसिपल को ही इसमें क्या बोलते हैं कंसीडर किया। क्या क्या था? सबसे पहला गारंटी ऑफ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, सेकंड आया मेरा स्ट्रिक्ट नो फॉल्ट लायबिलिटी, और थर्ड आया पोल्यूटर पे। ठीक है, तो बेसिकली इन तीन प्रिंसिपल को इसने कंसीडर किया। फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो हम लोग का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था। अगर हम लोग एनवायरमेंटल लॉ के एस्पेक्ट से देखें तो इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि हम लोगों के जो फर्स्ट प्रिंसिपल आया आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस वाला, इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है, कि अगर कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको लेकर कंसिडर किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया, इंस्पायर किया गया प्रिंसिपल 13 से। प्रिंसिपल 13 किसका? रियो डिक्लेरेशन का। ठीक है, बाद में इसको और क्या है थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया गया इंडियन एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस से। कब किया गया? जब भोपाल गैस लीक जो था, जिससे हम लोग की थाउजेंड्स ऑफ लाइफ जो थी अफेक्ट हो गई थी, तो उसके बाद इसको और ज़्यादा कंसिडर किया गया। अब CLND जो है 2010 का, ठीक है, बेसिकली इसने क्या किया था, हम लोगों को स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी लायबिलिटी जो थी किसके आगे? न्यूक्लियर डैमेज, न्यूक्लियर इंसिडेंट या न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से जो मतलब इन दोनों की लायबिलिटी बनती थी उसको फोकस किया गया। मतलब अब गवर्नमेंट का भी तो रोल होना चाहिए ना, खाली पकड़ के हम लोग लोगों को, ओनर को खाली नहीं कर सकते ना, इनका भी तो रोल होना चाहिए। तो एज पर द एक्ट इन्होंने मैंडेट किया, क्या मैंडेट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक इंश्योरेंस पूल होगा जिसको इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल INIP के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जिसके 11 डोमेस्टिक इंश्योरर होंगे। अब ये जो पूल होगा ये क्या करेगा, ये पॉलिसीज को इशू करेगा और उनको मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा? उनके जो ऑपरेटर सप्लायर होंगे उनको कवरेज का। ठीक है, इनिशियली थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है वो इसमें दिया जाएगा। ओके, बिफोर डिस्कसिंग मोर लेट मी डिस्कस प्रिंसिपल 13। प्रिंसिपल 13 आपका मैंने यहाँ पर बताया था
थोड़ा सा उसको बता देती हूँ कि प्रिंसिपल 13 क्या है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है ना कि प्रिंसिपल 13 मैम ने बोला तो ये क्या हुआ। बेसिकली प्रिंसिपल 13 यूएन डिक्लेरेशन का जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे था, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने स्टेट को, ठीक है, स्टेट को ये बोला था कि आप लोग नेशनल लॉ को डेवलप कीजिए रिगार्डिंग किसमें, लाइबिलिटी और कंपेंसेशन। अब किसको आप कंपेंसेट करेंगे, जो विक्टिम्स हैं। विक्टिम्स कौन हुए, जो पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से जो विक्टिम्स हैं उनको आप कंपेंसेट करेंगे, आपकी लाइबिलिटी बनती है उनकी तरफ। ओके, ये था ओवरऑल प्रिंसिपल 13 में। बैक टू आ जाते हैं INIP में, मैंने बीच में से छोड़ दिया था। तो अब माना गया, मैं बताई थी कि यहाँ पर क्या हम लोग की पूल हुई थी, ठीक है, जो हम लोग की पॉलिसी, वो जो ऑपरेटर और सप्लायर होते हैं उनको मैनेज करने, कवर करने का पॉलिसी था। अच्छा, तो यहाँ पर माना गया कि नियर फ्यूचर में जो हम लोग का INIP था, ठीक है, नियर फ्यूचर में इसका ऐसा बोला गया कि नियर फ्यूचर में न्यूक्लियर रिस्क जो है उसको कहीं ना कहीं ये रोकने में, ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, अब ऑपरेटर की जो लाइबिलिटी थी उसको सेक्शन 4 किसका, सेक्शन 4 आया सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी डैमेज एक्ट 2010 का, उसमें डिफाइन किया गया। क्या बोला गया वो मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर किसका, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का जो ऑपरेटर है वो न्यूक्लियर डैमेज के लिए या न्यूक्लियर इंसिडेंट जो भी होगा उसके लिए वो लायबल होगा। ठीक है, अब इंसिडेंट कैसा, या तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के टाइम पे ओरिजिनेट हो जाए, ठीक है, या फिर मैं एक बार इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। द ऑपरेटर ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन शैल बी लायबल फॉर न्यूक्लियर डैमेज कॉज्ड बाय अ न्यूक्लियर इंसिडेंट। मतलब क्या होगा, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो आपका डैमेज होगा ऑपरेटर उसके लिए लायबल होगा। अब इंसिडेंट क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट ए, इन द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर को इंस्टॉल करते टाइम पे कोई डैमेज हो जाए। पॉइंट बी, इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर मटेरियल कॉइनिंग फ्रॉम और ऑरिजिनेटिंग इन दैट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड ऑकरिंग बिफोर, या तो उसी समय हो जाए या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के टाइम पे हो। अगेन इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया, किसमें किया गया, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। द लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर इंसिडेंट involving such nuclear material has been assumed pursuant to a written agreement by another operator। ये जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी हुई इसको क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल पहले ही अज्यूम किया गया था, या तो ये रिटन एग्रीमेंट हो किसी और ऑपरेटर का दिया हुआ, ठीक है, या फिर अनदर ऑपरेटर हैज टेकन चार्ज ऑफ सच न्यूक्लियर मटेरियल, या फिर यह हो सकता है कि किसी दूसरे ऑपरेटर ने ले लिया। सपोज कीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, सडनली आपने अपना काम किसी और को हैंड ओवर कर दिया। अब जब आप किसी और को हैंड ओवर करेंगे हो सकता है कि उससे उस काम में गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और the person duly authorized to operate a nuclear reactor has taken charge of the nuclear material intended to be used in that reactor, with which means of transport is equipped for use as a source of power, whether for propulsion thereof or for any other purpose। या फिर इसका मतलब हुआ कि आपने किसी पर्सन को ऑथराइज किया था, ठीक है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए आपने किसी पर्सन को ऑथराइज किया था, उसको चार्ज किया था। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, चार्ज संभालते ही उसने अपने क्या बोलते हैं पावर को यूज किया, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो सारी चीज इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो इसमें आएगा, such nuclear material has been unloaded from the means of transport by which it was sent to a person within the territory of a foreign state। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल था आपने क्या किया, इसको अनलोड किया, ठीक है, अनलोड करने के बाद इसको आपको मतलब क्या टेरिटरी के बाहर आपको फॉरेन स्टेट में कहीं भेजना था, उस समय कोई इंसिडेंट हो गया, होता है। अब हम लोग मान लीजिए लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, सामान उतारते टाइम पे सपोज कीजिए कोई बक्सा मेरे से गिर गया जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल था। अब गिरने से तो वो सारा लीक हो जाएगा ना, कॉमन सा बात है, ठीक है।
पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या है? इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर मटेरियल सेंड टू दैट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड ऑकरिंग आफ्टर। अगर वो न्यूक्लियर मटेरियल आपने भेज दिया, ठीक है, और अब उसके बाद कोई इंसिडेंट होता है, अभी जो मैंने बताया था बिफोर का इंसिडेंट, बिफोर का इंसिडेंट किसके लिए था? बिफोर का था जो ओनर होगा, जो ऑक्यूपायर होगा, उसके ऊपर लाइबिलिटी। अब आफ्टर आ गया, आफ्टर का किसका होगा? खुद सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइएगा। The liability for nuclear incident involving such nuclear material has been transferred to that operator pursuant to a written agreement by the operator of another nuclear installation। फर्स्ट पॉइंट हुआ, अब लाइबिलिटी किसके ऊपर ट्रांसफर होगी? तो सपोज कीजिए ए और बी दो ऑपरेटर हैं, बिफोर में ए लाइबल था, आफ्टर में बी होगा, कॉमन सी बात है ना। यहाँ पे अगर मैं रिटन एग्रीमेंट का मतलब क्या कि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी तो आप ए से सामान खरीद रहे होगे, राइट? तो उसका हम लोगों को प्रूफ दिखाना होगा, बिकॉज बहुत से केसेस में ऐसा होता है, अगर हम लोग के पास कोई रिटन एग्रीमेंट या इस तरह की चीज़ें नहीं होती है ना, तो समटाइम पार्टी क्या करती है, उसको डिनाई कर देती है कि नहीं भाई ये हमारा था नहीं, ये हमको मालूम नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, रिटन एग्रीमेंट कर देते हैं, जिसमें हम लोग साफ साफ मेंशन करते हैं कि हम ये प्लांट इस एरिया से या इस जगह से, जो भी है लोकेशन वगैरह जो कुछ रहते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि हम इस पर्सन को भेज रहे थे, वाया मोड हमारा ये था, हम कैसे भेज रहे थे, ट्रक में भेज रहे थे, शिप में भेज रहे थे, जो कुछ भी होते हैं वो लोग उसमें बता देते हैं। इनकेस अगर कभी भी फ्यूचर में या कैसे भी, ऑब्वियस बात है, एक्सीडेंट कोई बोल के तो होता नहीं है ना, तो कभी भी हो सकता है कि अगर हमारा कोई एक्सीडेंट होता है तो किस टेरिटरी में जाके हो रहा है, उसका उस समय कौन लाइबल होगा, इसके लिए क्या होता है, ये दिया जाता है। तो अब जब आफ्टर वाला केस आया कि मतलब मैंने माल जो था वहाँ पहुँचा दिया, तो मेरी लाइबिलिटी किसकी हुई? लाइबिलिटी ऑब्वियस बात है एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। दैट ऑपरेटर हैज टेकन चार्ज ऑफ सच न्यूक्लियर मटेरियल। अब जो ऑपरेटर जिस पे ट्रांसफर हुई उसने क्या, उसका चार्ज ले लिया। आपके घर में कोई कोरियर आया, ठीक है, आपने कोरियर को रिसीव कर लिया, आपने कोरियर को रिसीव कर लिया, तो अब उस कोरियर में जो कुछ भी होता है उसकी लाइबिलिटी तो आपकी है ना। कोरियर वाले की लाइबिलिटी कब होती? कोरियर वाले की लाइबिलिटी तब तक होती जब तक कोरियर उसके पास था, राइट नाउ। अब उसने कोरियर आपको हैंड ओवर कर दिया। अब मान लीजिए आपको हैंड ओवर किया, अगर उस समय कोई डैमेज प्रोडक्ट आया है तो उसकी क्या कंप्लेन करेंगे, तो उसके लिए कोरियर कंपनी वाले लाइबल रहेंगे, उसके लिए आप नहीं रहेंगे, राइट। सेम केस में न्यूक्लियर का जो भी ये मटेरियल है इसका, अगर कंपनी ए ने, कंपनी मतलब ऑपरेटर ए ने ऑपरेटर बी को हैंडओवर कर दिया और ऑपरेटर बी ने सारी चीज़ों को ओके बोल दिया कि येस आई हैव रिसीव्ड ऑल दिस थिंग इन अ गुड कंडीशन, उसके बाद कोई भी चीज़ होगा तो ऑब्वियस बात है ना, ऑपरेटर बी विल बी लायबल फॉर इट, ओके। वो ऑपरेटर ए को कुछ नहीं बोल सकता है। Next, the operator has taken charge of such nuclear material from a person operating a nuclear reactor with which a means of transport is equipped for use as a source of power, whether for propulsion thereof or for any other purpose, or such nuclear material has been loaded with the written consent of that operator on the means of transport by which it is to be carried from the territory of a foreign state। बेसिकली आप लोग देखेंगे आफ्टर और बिफोर में सेम चीज़ें, पर समझना ये था कि यहाँ पे ऑपरेटर चेंज हो गया था, ठीक है। बाकी हम लोग का सब कुछ सेम है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल 13 के बारे में। जो था प्रिंसिपल 13 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, यहाँ पर वापस से एक बार मेंशन कर दिया था प्रिंसिपल 13 को, तो आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 1 ऑफ दिस सेक्शन। किसका सेक्शन बताइए, तो जल्दी से बताइए। क्लॉज 1 ऑफ दिस सेक्शन का मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या चीज़ में डील करता है, ये डील करता है, एक्चुअली ये बताता है कि ऑपरेटर जो है उसको कब लायबल समझा जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई डैमेज कॉज हो गया, अब ऑपरेटर को एक्चुअली कब हम लोग लायबल मानेंगे कि उसको वो पे करना पड़ेगा, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉज 2 जो है इस सेक्शन का, वो हम लोग को जॉइंट लायबिलिटी प्रोवाइड करता है। जॉइंट लायबिलिटी कब होती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर होंगे। अगर एक ही ऑपरेटर होगा तो जॉइंट लायबिलिटी नहीं आएगी। कॉमन सी बात लगाइएगा,
आप लोग बैंक अकाउंट खुलाने जाते हैं, दो अगर पर्सन साथ में खुलाएंगे तो ही जॉइंट अकाउंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने नाम से खुला रहे हैं और आप बोलेंगे कि ये तो मेरा जॉइंट अकाउंट है। कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, ठीक है। तब बेसिकली इसमें जॉइंट लाइबिलिटी तो आ गया, अब लेकिन इसमें प्रोविजन भी दे दिया गया। प्रोविजन क्या दिया गया? प्रोविजन दिया गया सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, टोटल लाइबिलिटी जो भी ऑपरेटर होगा, चाहे वो सिंगल हो, जॉइंट हो, जो भी केस हो, ठीक है, उसकी टोटल लाइबिलिटी जो है वो एक्चुअल लाइबिलिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी 100 करोड़ है, तो टोटल लाइबिलिटी विल बी 100 करोड़। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 150 करोड़ की लाइबिलिटी इनके ऊपर पे कर दो, हो ही नहीं सकता ना वो चीज़। तो जितनी लाइबिलिटी है मैक्सिमम उतना ही इम्पोज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो प्रोविजन आया इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया किसके प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। उसको क्या इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया? कैसे कर दिया? क्योंकि इस प्रिंसिपल में बोल दिया गया कि जो ऑपरेटर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, वो उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या था? आप लोगों को याद है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, या भूल गए हैं? अगर भूल गए तो डेफिनेटली विल डिस्कस। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में था कि जितना आपका नुकसान है उतना आपको भरपाई करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से इसका एक लूप होल निकल के आ गया। लूप होल में ये हुआ कि यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रही कि श्योरिटी हो गई, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बस चांस हुआ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रिंसिपल है इसको मिसयूज किया जा सके या इसको मैनिपुलेट किया जा सके। कॉमन सी बात है, मैनिपुलेट अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? आज मुझे पता है, सपोज कीजिए मैंने एक प्लांट इंस्टॉल किया, मुझे पता है इस प्लांट का अगर यहाँ पे नुकसान होता है तो 100 करोड़ का मुझे मालूम है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, उसके ऊपर का नहीं होगा। अब सडनली क्या हुआ, मैंने उस समय इंस्टॉल किया था तो उस समय तो मैंने यही फिगर दिखाया। बाद में क्या किया, उसके अंदर मैंने बहुत सारा जो था उसके अंदर सामान रख दिया जो कि नियर अबाउट 200 से 300 करोड़ का था, ठीक है। अब सडनली जब मेरा डैमेज हो गया वहाँ पे, तो मुझे तो 100 करोड़ को ही दिखाना पड़ेगा। तो एक्सेस जो था उसको मैं क्या करी, उसको मैनिपुलेट कर दी डेटा को, ताकि मुझे ज़्यादा कंपेंसेट करना ही ना पड़े, ठीक है। जनरली इस तरह की चीज़ इंश्योरेंस सेक्टर में भी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे जितना हम लोग दिखाते हैं हम लोगों को उतना ही वैल्यू मिलता है। ये सब क्यों मिलता है? ये सब इसलिए मिलता है ताकि हम लोग अपने जो चीज़ें हैं उनको मैनिपुलेट ना करें। फिर भी करने वाले लोग तो करते ही हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन को और थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। इसमें जो ऑपरेटर था, ऑपरेटर का जो टर्म आया उसको क्या है, हम लोगों को डिफाइन किया गया। और कैसे, मतलब किस किस प्रोबेबिलिटी या किस किस स्टेज ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेटर का जो था उसको किया गया, ठीक है, वो बता रही। तो बोला गया कि जो ऑपरेटर होगा वो इस केस में लायबल नहीं होगा जब डायरेक्टली कोई भी न्यूक्लियर इंसिडेंट डायरेक्टली होता है, किस वजह से होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया। ऑब्वियस बात है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई भी अगर चीज़ होता है तो उसमें किसी भी केस में ऑपरेटर को हम लोग ब्लेम दे ही नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, राइट, रशिया ने मान लो अगर यूक्रेन वालों के किसी न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक कर दिया तो वहाँ के जो ऑपरेटर है, मीन्स यूक्रेन के जो ऑपरेटर है वो लायबल बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वॉर जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है। मान लीजिए वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो जो चीज़ प्रेडिक्टेबल ही नहीं है उसके लिए हम लोग लायबल कैसे हो सकते हैं? ओके। पॉइंट नंबर 2 है, अगर कोई सिविल वॉर हो जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जो कि अभी मैंने रशिया वाला आप लोग को एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो इन सब केसेस में ऑपरेटर जो है वो लायबल नहीं होगा, ये क्लियर चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, और किस केस में ऑपरेटर लायबल नहीं हो सकता? अब न्यूक्लियर का जो इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो साइट है, ठीक है, उसमें मान लीजिए वाइल इंस्टॉलिंग, ठीक है, अभी ऑपरेटर जो है उसको इंस्टॉल कर रहा है, उस समय अगर कुछ डैमेज हो जाता है, कि मतलब अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था ना, मैंने तो अभी उसको कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं है, मैं
तो अभी उसको तैयारी कर रहा था, उस समय अगर कुछ डैमेज कॉज हो जाता है तो ऑपरेटर उसके लिए लायबल नहीं होगा। उसके लिए भी और उसके आसपास की जो साइट जो इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए यूज़ करने वाले थे हम लोग या कुछ भी, उनके लिए हम डैमेज देने के लिए लायबल नहीं। कॉमन सी बात है भाई, आज ऑपरेटर के पास एक ऑप्शन है कि मैं तो इसको सेटअप कर रहा था, सेटअप करते टाइम पे सडनली ये पास हो गया, हो सकता था वाइट आफ्टर सेटिंग अप मैं इससे सेफ्टी मेजर्स यूज़ करता जिससे क्या है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, राइट। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ था। अब ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल को लेके हम लोग जा रहे थे, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग को क्या है कंपेंसेशन देने के लिए हम लोग लायबल नहीं है। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइजो आया है, वो ध्यान दीजिए। प्रोवाइजो ये था कि जो ऑपरेटर है जो न्यूक्लियर डैमेज से उसको लाइबिलिटी आया है उसको वो रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। जितनी उसकी लाइबिलिटी क्लेम की लाइबिलिटी है, क्लेम की लाइबिलिटी किसमें, जो न्यूक्लियर डैमेज से जो क्लेम की जो उसकी लाइबिलिटी आई है वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। किसी भी लॉ में उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। जितनी लाइबिलिटी उसको देनी पड़ेगी वो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर न्यूक्लियर डैमेज जो है, ठीक है, इसको लोगों ने सफ़र किया, कैसे सफ़र किया, खुद की नेग्लिजेंस पे, खुद की नेग्लिजेंस से किया, तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है उन लोगों को लायबल नहीं है कंपेंसेट देने के लिए। मतलब बोलने का ये है कि मान लीजिए आपका न्यूक्लियर जो था डैमेज हुआ वहाँ पे और आपने क्या है लोगों को बता दिया कि भाई यहाँ पर क्या है कि अब ये देखिए डैमेज हो गया है, ऐसा हो गया, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से एरिया को खाली कर दीजिए और ऐसा। फिर भी लोग वहाँ बैठे हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो उस वजह से अगर लोगों को नुकसान हुआ है तो ऑपरेटर उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। कि आपने अपनी जान खुद जोखिम में डाल दिया, मैंने आपके साथ कोई गलत नहीं किया, तो जब मैंने गलत नहीं किया तो मैं पे क्यों करूँ, ठीक है। सेक्शन 5 जो है वो क्या करता है, वो हम लोग को बताता है कि किस किस कंडीशन, किस किस सिचुएशन में ऑपरेटर जो है वो लायबल नहीं होगा। फिर से इसमें हम लोग की वही बात आती है, टेररिस्ट एक्टिविटी और नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। तो इन केसेस में ऑपरेटर कभी भी लायबल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, अगर सप्लायर जो है, ठीक है, उसी ने हम लोगों को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल, आज मान लीजिए आप लोगों ने किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कोई सामान मंगाया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं किसी साइट का यहाँ पे नाम नहीं देती, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल फ़ोन मंगाया, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर कर दिया। अब वाइल पैकिंग या जो भी हुआ, कंपनी वालों ने क्या किया, आपको डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन दे दिया, ठीक है, या बॉक्स खाली आया। तो अब आप तो उसको कंप्लेन करके बोलोगे ना कि भाई हमने ये प्रोडक्ट रिसीव किया, हमारा प्रोडक्ट नहीं आया। तो यहाँ पे लायबल कौन है, लायबल यहाँ पर आपका जो कंपनी होगा, जो फ्लिपकार्ट होगा वही होगा, ठीक है। या तो वो आपको फ़ोन रिप्लेस करके देंगे या वो आपको रिफंड देंगे। तो सेम केस यहाँ पे, अगर सप्लायर ने मुझे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है तो उसके लिए जो ऑपरेटर है वो लायबल थोड़ी होगा, तो सप्लायर ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये चीज़ रिसीव की थी और इसका ये रिजल्ट निकला। अगर आप शुरू में ही बोल देते हैं कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और उसके 6 महीने बाद, साल भर बाद आप बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, तो आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा ना, ठीक है। तो अब कभी कोई जो नेचुरल जो मतलब केस होते हैं नेचुरल कैलेमिटी के, जो टेररिस्ट एक्टिविटी के होते हैं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है। क्या पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना हो, वो कंपेंसेट करेंगी लोगों को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑपरेटर। अब हुआ क्या, हर चीज़ बिना क्रिटिसिज्म के आगे नहीं बढ़ती है, ये एक फैक्ट है, ये एक बात आपको को याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो वैसे क्रिटिक्स लोगों ने भी क्या हुआ, सेक्शन 6 जो था इसमें उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। किसको क्रिटिसाइज किया, मतलब क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू किया एक्चुअली एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। हुआ क्या, यहाँ पर जो लायबिलिटी थी 300 मिलियन रुपये, जो स्पेशल ड्राइंग राइट था, उसके ऊपर इन लोगों ने लिमिट कर दी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो यूनिट थी ये बेसिकली
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्पेशल यूनिट थी, जिससे वो लोग क्या है मॉनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते थे। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब हो गया कि आपका नुकसान कितने में हुआ, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आपने जो लिमिटेशन दे दिया, ठीक है, इससे क्या हो गया, न्यूक्लियर इंसिडेंट जो है ना ये लिमिटेड हो गया, और इसकी वजह से एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो पर्पस है वो हार गया, ठीक है। उन्होंने इस केस को क्रिटिसाइज किया। हालांकि सच्चाई ये थी, मतलब जो लोग इसके फेवर में थे, बेसिकली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, एक पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, आप लोगों को पूरा जो एक्ट है, पूरा जो प्रोविजन है उसको पढ़ना चाहिए। बिकॉज जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर मेंशन किया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया था कि 300 मिलियन जो आपकी लायबिलिटी है, 300 मिलियन SDR से बढ़ के आपकी जितनी एक्चुअल होगी उतनी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका बस 300 पे आप लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो इस सेक्शन ने अनसर्टेनिटी को ऐड कर दिया। अब सेक्शन 6 अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 6 में क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी थी उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला ये गया था कि अक्सर कोई भी इंस्टॉलेशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्लांट को इंस्टॉल करिए, उस समय अगर कोई इंसिडेंट ऑकर होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल है। या फिर दूसरी बात ये बोली गई थी, ठीक है, कि सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर आपकी जो लायबिलिटी है, मतलब आपकी जो ऑपरेटर की लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको पे करेगी, ठीक है। तो हालांकि इस सेक्शन में, सिर्फ इस सेक्शन में यहाँ पर मैंडेट किया गया कि न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड बनाना जरूरी है, जिससे क्या है कि ऑपरेटर को भी अपनी लायबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि उसकी एक्चुअली इतनी लायबिलिटी थी और जो कुछ भी था, ठीक है। तो अब इस एक्ट में एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पे एनवायरमेंटल लॉ की बेसिकली सिर्फ 3 प्रिंसिपल को ही उसने मेन फोकस किया, उसके अलावा और किसी चीज़ को नहीं किया। वो 3 प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताए थे, राइट। अभी की इस क्लास में मैं जस्ट डिस्कस ही कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा पावर जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही दिया गया। सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल जो थे ऑक्यूपायर के हाथ में छोड़े गए, ऑपरेटर के हाथ में, ऑक्यूपायर है, बाकी जो थे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही छोड़ दिए गए, ठीक है। अब हुआ क्या, इस सेक्शन को वापस से अपग्रेड किया गया, किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से इसको वापस से अपग्रेड किया गया, इसको वापस से इसके कुछ प्रोविजंस को रिवाइज किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आता है वो है एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट पढ़ेंगे 2010 के बारे में। तो जब मेरा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया 2010 में, इसमें 2 मेजर इनेक्टमेंट हुए। क्या क्या, NET का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट 1995, और दूसरा है NEAA जिसको बोलेंगे नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997, ठीक है। इन 2 एक्ट के बारे में हम लोग को यहाँ पे क्या है इनेक्टमेंट किया गया। बेसिकली NET 1995 जो था, इसने आपको एक प्रोविजन दिया। प्रोविजन इसने आपको क्या दिया, प्रोविजन इसने आपको नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश करने का दिया। एस्टेब्लिश करके क्या फ़ायदा होता है, एस्टेब्लिश करने के पीछे रीज़न ये था कि मेरे इफेक्टिव वे में डिस्पोजल की केयर की जाए, ठीक है। अब एक्सीडेंट के थ्रू कोई भी मेरा यहाँ पे क्या है हो सकता है, ऑफर हो गया, उसको क्या है डिस्पोजल की जो मेरी है कि उसको परमिशन दी जाए इफेक्टिव वे में, ठीक है। और ये
डिस्पोजल कौन करेगा? ये डिस्पोजल डेफिनेटली आपके ऑक्यूपायर करेंगे। तो फिर से एक बार बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को बोला गया एक इफेक्टिव वे ऑफ डिस्पोजल का यहाँ पे हम लोग को बताया गया। कोई भी ऑक्यूपायर जो है उसको मतलब कोई हेजार्डस सब्सटेंस जो है उसको वो हैंडल कर रहा है और उस समय अगर कोई एक्सीडेंट अराइज हो जाता है तो उसको इफेक्टिव वे में उसको डिस्पोजल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये जो था मेरा नो फॉल्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ऑक्यूपायर को डेथ या इंजरी किसी भी पर्सन को होती है या एनवायरनमेंट को या प्रॉपर्टी को किसी को भी होती है तो उसमें उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। द ऑक्यूपायर हैज टू कंपेंसेट द डेथ। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा NEAA। दिस इज नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। ये हम लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग के कुछ रेस्ट्रिक्टिव एरिया होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग की इंडस्ट्री ऑपरेशन प्रोसेस ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको कैरी करने का परमिशन नहीं मिलता, ठीक है, जिसकी कंडीशन हम लोग को EP एक्ट 1986 में दी गई है। तो ये बेसिकली उसको क्या है कंसिडर करते हैं कि अगर आप विदाउट परमिशन किसी एरिया में आप काम करो तो आपके ऊपर लाइबल होगा पेनल्टी के लिए। अब NEP जो है इसको कभी भी एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, ठीक है, हैज नेवर बीन एस्टेब्लिश्ड। एंड NEAA जो है इसके जो जुरिस्डिक्शन थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन जो था वो बहुत ही लिमिटेड था, इसीलिए इनका क्या है वर्कलोड भी जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो एनवायरमेंटल लिटिगेशन के जो मल्टीडिसिप्लिनरी इश्यूज थे वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कंसीडर किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को यहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो कि एनवायरमेंटल लिटिगेशन के ऊपर ही ध्यान देगी, उन्हीं के मैटर्स को डिस्कस करेगी, ठीक है। इन सब के प्रेशर की वजह से, इन सब के रिकमेंडेशन की वजह से, किसका, लॉ कमीशन का और सिविल ग्रुप का, ठीक है, इन सब के प्रेशर की वजह से इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 को इस्टेब्लिश किया। अब ये जब एक्ट आया इसने दोनों ही एक्ट मतलब कि NEP एक्ट 1995 और NEAA एक्ट 1997 दोनों को ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से NEAA जो था वो डिसॉल्व हो गया। ऑब्वियस बात है ना। अब क्या था, यहाँ पर हम लोग एक जब ट्राइब्यूनल हम लोग बना दिए तो हम लोग और छोटी मोटी एजेंसीज को क्यों रखेंगे, हमने तो उनको अपग्रेड कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्ट बना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था सेटअप एस्टेब्लिश करने के पीछे इसका मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड स्पीडी एंड एक्सपीडियंट डिस्पोजल ऑफ केस, ठीक है। आपको स्पीडी यहाँ पे क्या है, केस का डिस्पोजल देता रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपके क्या है कि enforcement of any legal right हो relating to environment and giving relief and compensation for damages to person and property, ठीक है। जो भी मतलब सफर्ड लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी है उनको कंपेंसेशन मिले या फिर जो एनवायरनमेंट को कर रहे हैं उनको कंपेंसेशन मिले या फिर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, उससे रिलेटेड जो मैटर होंगे या उससे रिलेटेड जो मैटर कनेक्टेड होंगे उसके ऊपर भी ये पूरी क्या है ट्राइब्यूनल देखेगी, उसकी रूलिंग देगी, ठीक है। अब जब ये ट्राइब्यूनल बनी तो इनको क्या फुल टाइम चेयरपर्सन चाहिए था, फुल टाइम जुडिशियल मेंबर चाहिए थे जो कि 10 से कम ना हो, ठीक है। उस नंबर शैल नॉट बी लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 20, 10 से कम ना हो 20 से ज़्यादा ना हो, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। और फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर चाहिए थे जो कि 10 से कम ना हो और 20 से ज़्यादा ना हो। तो आप लोग का ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनके मेंबर्स कितने, तो याद रखिएगा मिनिमम 10 मैक्सिमम
बी, एक चेयरपर्सन अलग होगा, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल के पास दोनों रोल था, अपीलेट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। अब जो ट्राइब्यूनल है वो जुरिस्डिक्शन का जो रोल है वो कहाँ पर इंजॉय करेगी, उसको सिविल केसेस में। सिविल केसेस में कौन कौन से सिविल केसेस आएंगे भाई, बताती हूँ। सिविल केसेस में आप लोग क्या आ जाएंगे, जहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटिंग जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगा, या फिर हम लोग के क्वेश्चन जो लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वॉल्व होंगे, जो कि शेड्यूल में मेंशन होंगे, उन केसेस में जुरिस्डिक्शनल प्रोसीडिंग्स लगेगी। द ट्राइब्यूनल जो होगी, इसमें अपना रिलीफ जो है, अपना कंपनसेशन जो है, वो उसके पीछे रूलिंग देने के लिए वो कैसे करेगी, ठीक है, चाहे वो पोल्यूशन के विक्टिम हो, या फिर एनवायरमेंटल डैमेज के हों, ठीक है, या फिर कोई भी हम लोग की जो प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड मैटर हो, ठीक है, इन सब के ऊपर क्या है, रूलिंग हम लोग की दी जाएगी। अब लिमिटेशन पीरियड जो था, लिमिटेशन पीरियड हो गया 6 मंथ का, तब से जब आपका ये कमेंसमेंट चालू होगा उस डेट से, ठीक है, मतलब एक्चुअली एक्शन जिस डेट पे हुआ, सपोज करिए एक्चुअली एक्शन 4 दिसंबर को हुआ, तो 4 दिसंबर से 6 महीना ले लीजिए, ठीक है। अब अगर ट्राइब्यूनल ने एक ऑप्शन और दिया कि आफ्टर 6 मंथ भी आप क्या है, कोई भी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, लेकिन 60 डेज के अंदर 60 डेज के ऊपर नहीं, मतलब 6 महीने के अंदर तो है ही, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से 6 महीने का पीरियड आपका खत्म हो गया, तो आपको 2 महीने का और ऑप्शन दिया गया। 2 महीना यानी ओनली 60 डेज। ये मत सोचिएगा कि अगर मेरे पास दिसंबर और जनवरी है तो दोनों में तो 31 आ गया, तो चलिए मैं 2 महीना वैसे इंजॉय कर लूँगी, नहीं, ओनली 60 डेज में यहाँ पे बोला गया है। अब जो ट्राइब्यूनल के डिसीजन थे, बेसिकली वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो ये डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी विंस का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर ट्राइब्यूनल के किसी डिसीजन को हम लोगों ने नॉन सप्लाई कर दिया, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर पेनल्टी, हम लोगों के यहाँ पे पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट क्या है, 3 साल की कैद, या फिर 3 साल की कैद और फाइन होगा 10 करोड़ रुपए। तो बेटर है ना भाई, उनकी पनिशमेंट को कंप्लाई कर लो, नहीं तो 3 साल जेल में सड़ेंगे, 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। फिर भी अगर उसको आप और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1-1 लाख रुपया पर डे का यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आपको ट्राइब्यूनल ने अभी बोला और आप लोगों ने क्या उसको कंप्लाई नहीं किया, और आज की डेट में आपका 10 करोड़ रुपया आ गया था, आज की डेट का यानी 20 तारीख का, ठीक है। अब 20 तारीख तक भी आपने वो काम नहीं किया और आप उसको क्या खींचे जा रहे हो, तो 21 तारीख को 10 करोड़ 1 लाख, 22 तारीख को 10 करोड़ 2 लाख, इस तरीके से 1-1 लाख रुपया डेली का और बढ़ता रहेगा। 10 करोड़ तो रहेगा ही, उसके ऊपर 1-1 करोड़ और जाता रहेगा, ठीक है। अब यही अगर कंपनी होगी तो कंपनी के केस में पनिशमेंट और ज़्यादा हायर होगा। ऑब्वियस बात है, इंडिविजुअल के केस में इतना पनिशमेंट हम लोग नहीं दे सकते, वो कहाँ से मैनेज करेगा कंपनी को, लेकिन हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल है, कि कोई भी सीपीसी का लॉ है या इंडियन एविडेंस एक्ट का है, उनसे ये बाउंड नहीं है, ठीक है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। अब ओके, बाउंड नहीं है, ठीक है, उनके रूलिंग से बाउंड नहीं है। क्यों बाउंड नहीं है, रीज़न क्या है कि अगर उनके रूलिंग से बाउंड हो जाएंगे ना हम लोग, तो हम लोगों के डिसीजन जो होंगे ना वो डिले होने लगेंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग उसके क्या है कि उनको अवॉइड करते हैं जनरली। अब लेकिन ट्राइब्यूनल जो है यहाँ पर किस प्रिंसिपल के लिए बाउंड है कि ये काम उसको ये चीज़ से अप्लाई करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पे का प्रिंसिपल, ये उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है उसका अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आता है, इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जुडिशियल अप्रोच, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रीज का जो है मेजर सोर्स है, मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अब क्या है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज मेजर सोर्स अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी मेजर सोर्स इंडस्ट्रीज ही है, ठीक है।
तो मेजर शेयर ऑफ एनवायरमेंटल डिस्प्यूट जो है, हम लोगों ने बोला कि इंडस्ट्रीज के थ्रू ही आ रहे हैं। अगर एग्जामिन किया जाए तो जुडिशियल अप्रोच जो है, इन केस एनवायरमेंट रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की एक्टिविटी में, वो क्या है, डिफरेंट अप्रोच होंगे, और डिफरेंट अप्रोच होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स जो है उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में वो हैंडल किए जाएंगे। अगर इसको ब्रॉडली वे में कंसेप्चुलाइज किया जाए तो इनको 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांट दिया, 3 कैटेगरी में हम लोगों ने इनको डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी जो थी उसको क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रो प्रोजेक्ट अप्रोच जो है वहाँ पर यूज किया जाएगा, जहाँ पे जज जो होंगे वो क्या पोटेंशियल बेनिफिट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसका कमर्शियल एक्टिविटी का जो पोटेंशियल बेनिफिट है वो क्या है। सेकेंड अप्रोच क्या था, सेकेंड अप्रोच हम लोग का ये था कि जो हम लोगों के जुडिशियल रिस्ट्रेंट होगा, जहाँ पे जजेस जो होंगे वो क्या है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज और एक्सपर्ट के दोनों के जो व्यू पॉइंट होंगे उसको डिफर करेंगे, उनके डिटर्मिनेशन को डिफर करेंगे, ठीक है। बेसिकली एनवायरमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोजेक्ट की जो होगी उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको कंसीडर करने के लिए। एग्जाम्पल था साइलेंट वैली केस। साइलेंट वैली केस क्या था, आप लोगों को आइडिया है, आप लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो बता दें। उसमें क्या हुआ था, जो कोर्ट थी उसने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था सेकेंड गेस गवर्नमेंटल इम्पैक्ट को हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है, कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया था। क्यों रिफ्यूज किया था, बिकॉज ऑब्वियस बात है कि वो पावर जो था हम लोगों का इकोनॉमी को बढ़ाता लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म करता। अब जो मेरा थर्ड अप्रोच है, थर्ड अप्रोच क्या आएगा मेरा, इसमें मेरा जुडिशियल रिव्यू जो होगा उसको और राइगरस वे में किया जाएगा, जहाँ पे जज जो होंगे मेरे स्क्रूटनाइज करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से उसका क्या लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप मान लीजिए कोई प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था एक केस हुआ था, वो मैं बताती हूँ। A relatively robust standard of judicial review is discernible in the litigation related to the Tehri Dam and Taj Hotel case, in which court inquired into the due diligence of the approval given by the government. Basically हुआ क्या था, Tehri Dam और Taj Hotel केस में गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दे दिया। अब जब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर ड्यू डिलिजेंस बैठाने का पॉइंट रखा था कि भाई आपने इसको अप्रूवल दिया कैसे। मैंने कल भी बताया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिर्फ ऐसे ही क्या है, घूसखोरी लेके पैसे खा के कोई भी हम लोग को अप्रूवल दे दे, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग को पूरा प्रॉपर वे में जांच पड़ताल करने के बाद ही देना पड़ेगा। बहुत से केसेस में देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोग देते हैं अप्रूवल उस समय सिचुएशन सारी ठीक रहती है, बाद में क्या प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप भी अपना वो पॉइंट रखेंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से जुडिशियल इंटरवेंशन जो था उसको क्या है, एक्सपर्ट कमेटी का जो है, इस तरीके से एक्सपर्ट कमेटी ने जो एनजीओ से, इन लोगों ने इनको क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट माना, ठीक है। हालांकि जुडिशियल जो रिव्यू था उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, फॉर एग्जांपल सीएनजी केस में, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मैंने पहले ही बोला बिना क्रिटिज्म आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इंडियन जुडिशरी जो है अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों से भरी हुई है। अगर मैटर आता है एनवायरमेंटल लिटिगेशन के ऊपर तो उसको अप्रिशिएट भी किया गया, उसको क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है, दोनों बातें। जुडिशरी जो है फंडामेंटल राइट को हम लोग का यूज़ की है, किसके लिए यूज़ किए, सिर्फ प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट जो था उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि खाली एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोचा गया है डेफिनेटली, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या था, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ वर्कर, बेसिकली लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर क्या है सोचा गया, जिसका एग्जाम्पल है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग इसको क्या देते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, ताज ट्रेपेजियम केस का नाम आप लोग यहाँ दे सकते हैं, अगर याद है तो ही दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती कोई नहीं। नेक्स्ट मेरा आता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताती हूँ हुआ क्या था।
माना गया था 4 दिसंबर 1985 को एक ओलियन गैस का लीकेज हुआ था, ठीक है। हम लोग का भोपाल गैस हुआ था, उसी पीरियड में हुआ था 4 दिसंबर, ठीक है। 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। तो अब क्या हुआ, ये हम लोग का ओलियन गैस भी एक बहुत ही खतरनाक हुआ। तो अब ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है। श्रीराम फर्टिलाइजर जो कि दिल्ली में सिचुएट थी, ठीक है, इस कंपनी की एक इंडस्ट्रियल यूनिट से ओलियन गैस का लीकेज हुआ। अब जब ये लीकेज हुआ तो बहुत सारे लोग इसमें अफेक्ट हुए, ठीक है। जब लोग थे तो ऑब्वियस बात है वर्कमैन भी आएंगे, पब्लिक भी आएंगे, ठीक है। तो अब कुछ लॉयर थे जो प्रैक्टिसिंग थे, ठीक है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे जो 6,000 कोर्ट में, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी ओलियन गैस के इनहेलेशन की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये गैस लीक हुई तो लोगों के अंदर डर बैठ गया, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके अंदर भी भाई बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। ऑब्वियस सी बात है ना, सबको तो डर लगेगा कि कल को भाई हम भी मर जाएंगे तो क्या होगा। तो उस समय के जो चीफ जस्टिस भगवती थे, ठीक है, वो क्या है रिटायर होने वाले थे, उनका 1 साल ही रिटायरमेंट का बचा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ओलियन गैस लीक के बारे में जज करना शुरू किया, ठीक है। अब उनको भोपाल गैस का जो केस हुआ था ना वो याद आ गया। तो उन्होंने क्या पॉइंट उठा लिया, उन्होंने बोला कि ये हम लोग के पास सही मौका है जितने भी पेंडिंग केसेस जो हैं उसको डिसाइड करने का, कि भाई इस तरीके के इंसिडेंट जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उनको खींचते रहते हैं, बट खींचने से तो कुछ नहीं होता है ना। देखिए अब खींचते थे तो भोपाल गैस के बाद ओलियन गैस आ गया, अगर इसको भी खींचेंगे तो और पता नहीं कौन सी गैस आ जाएगी। तो ठीक है, लेट्स टेक एक्शन ऑन इट। तो अब जस्टिस भगवती की जो कोर्ट थी उन्होंने क्या हेल्प किया, उन्होंने ये बोला कि हम लोग इंडिया में रह के हम लोग अपने हाथ को खड़े नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। और ये नहीं बोल सकते कि जो इंग्लिश की कोर्ट में होगा तो इंग्लिश की कोर्ट में ये डिसीजन लिया जाए और ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को यहाँ पर क्या खुद अपना ही एक कुछ रूलिंग या कुछ लाइबिलिटी का प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश कोर्ट वालों ने अभी तक नहीं किया। ओके, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ अपना लॉ बनाना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल नए प्रिंसिपल्स ऑफ लाइबिलिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो कि इस तरह की सिचुएशन को डील कर सके, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हम लोग की जो फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर कोई भी हैज़ार्डस हम लोग के यहाँ पे एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसके बारे में क्या है हम लोग उनके साथ डील कर सके, डील करने के हम लोग लायक हों। इसी प्रिंसिपल का नाम प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी दिया गया, ठीक है। तो हम लोग जस्टिस भगवती जो थी उनको क्या है कि बोलेंगे कि हाँ भाई उन्होंने क्या एक इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल हम लोग के पास आया। अब ये जो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसने क्या क्या फैक्ट को एक्नॉलेज किया कि एंटरप्राइज जो है, ठीक है, वो अगर हैज़ार्डस इंडस्ट्री में इंगेज है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की सेफ्टी लोगों की हेल्थ पे अगर कोई खतरा है जो कि इस फैक्ट्री में काम करते हैं या जो उसके आसपास रहते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पर एक मेन जो ओनर है उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसको कम्युनिटी को इंश्योर करना होगा कि आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। ये हमारा भरोसा है कि हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इनकेस अगर नुकसान होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई एक्सक्यूज जो है नहीं देंगे। अदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या था इसका, ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आया बहुत ही थोड़े टाइम में इसने पर्टिकुलर पे के प्रिंसिपल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, जिसकी वजह से क्या इंटरनेशनल डिस्कशन में भी इसको एक इम्पोर्टेंस मिल गया, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली भी इसको एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। अब इस रूल को क्या था, पोल्यूटर इंडस्ट्री का जो था, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एज वेल एज रिस्टोरेशन मेजर जो है
ठीक है, मैं एक बार इस रूल को पढ़ देती हूँ. दिस रूल रिक्वायर्स द पोल्यूटर इंडस्ट्री टू पे द कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एज वेल एज रिस्टोरेशन मेजर्स टेकन अप इन अ given incident. Principles of precaution and intergenerational equity have been absorbed in Indian judgment involving industrial pollution. तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला था, ये रूल जो था इसको क्या किसका रिक्वायरमेंट आया, इसको पोल्यूटर इंडस्ट्री का आया, जो कि जो भी वहाँ पर क्या है कि उसको खर्चे को पे करेगी, और तो और जितना भी रिस्टोरेशन मेजर होगा उसमें भी क्या है कि वो अपना पैसा लगाएगी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन और इंटरजेनरेशन इक्विटी का जो था यहाँ पे अब्जॉर्ब किया गया. तो ये वाला जो पॉइंट था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था. अब यहाँ पे मैं केस आप लोगों को कुछ केस बताती हूँ. ऑनरेबल मिस्टर के बालाकृष्णन सीजे, चीफ जस्टिस, सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, in his D.P. Srivastava Memorial Lecture, The Role of the Judiciary in Environmental Protection, delivered in High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 10th March 2010. आप लोग चाहें तो एक बार इस बुक को पढ़ सकते हैं, इस केस को आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. नेक्स्ट केस आया था वेल्लोर सिटीजन फोरम के, जिसमें एस जगन्नाथ के, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्टिविटीज केस. इन सब केसेस को भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं. तो जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए, जबरदस्ती नहीं कि अरे बाप रे इतना हम लोग को पढ़ना है, इतना पढ़ना उतना ही चाहिए जितना समझ में आए. जबरदस्ती ज़्यादा पढ़ें तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा. बस अब इसमें मैं आप लोग को 5 पॉइंट और बताती हूँ जो कि इसमें हम लोग के इंक्लूड किए गए हैं. 5 क्या थे, वाटर एक्ट 1974, ठीक है, जो कि हम लोग का इंडियन लेजिस्लेशन का फर्स्ट एक्ट हुआ जिसने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रेगुलेट किया. एज पर 2006 नोटिफिकेशन, ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को हम लोगों को क्या है कि ये मैंने पहले भी बताया था कि उसमें हम लोग को एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो MOEF का रिक्वायर है, उसके बिना हम लोग उसको ऑब्टेन किए बिना काम नहीं कर सकते. प्रीमियम जो होगा हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा इमरजेंसी रिलीफ फंड में, ये भी पहले बता दिया था. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ओके. अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आएगा हम लोग का इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी के ऊपर. ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी के ऊपर एक टॉपिक है, उसको अब डिस्कस करेंगे.